दोनों बता देता हूँ। मिसकॉन्सेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, जो लोग करते हैं वो बता दूंगा, और उसको ठीक कैसे करते हैं ये भी बता दूंगा आपको। सबसे पहले मुझे देखिए आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आयरन है आर्गन 3d6 4s2। फेरस क्या है? लोग कहते हैं आउटर मोस्ट 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो हमने आउटर मोस्ट 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये हो गया फेरस। और फेरिक क्या हो गया? वेल, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, लीजिए, इसको चाहे तो हटा भी दीजिए। आर्गन 3d5। ओ माय गॉड, ये फेरिक है? जी हाँ, ये फेरिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तो किसी बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। जी हाँ, अब उस पर आते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा, पर अब जो अगला तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। एनर्जी वाइज 3D ऊपर होता है या 4s? आउबॉस प्रिंसिपल आपने लिखा होगा, तीर वीर बनाए होंगे, है ना? तो 1s2, ठीक, 1s, उसके ऊपर है 2s, 2s के ऊपर है 2p, फिर उसके ऊपर है 3s, 3p, और है, अगर और ऊपर जाएं तो 3d, और 3d से थोड़ा नीचे ही मानते हैं किसको? 4s को। ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है। 4s नीचे है, 3d तो उसके ऊपर है, ठीक है। और एक बात बहुत पक्की मानी जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उस शेल से निकालने चाहिए जिसकी एनर्जी ज्यादा हो। तो अगर आयरन को देखें भाई, तो आयरन में चलो 1s जो भी था, 2s 2p में, 3s 3p, 4s 3d में 1 2 3 4 5 6 ऐसे थे। ये आयरन है। शराफत ये कहती थी कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको कायदे में 3d से निकल जाना चाहिए। और Fe अगर प्लस है, एक बार जेई में आया है ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अगर आयरन +1 है, और उसमें बहुत लोग अक्सर अधिकांश लोग गलत करते हैं, टीचर्स की भी गलती हो जाती है कई बार, है ना? क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत ही महीन कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुनने का चीज बता रहा हूं। तो Fe+, अब आयरन जो था वो था, अगर आर्गन 3d6 4s2, तो Fe+ फील आती है इस लॉजिक के आधार पर कि हो जाना चाहिए आर्गन 3d5 4s2। क्यों? एक तो आउटर मोस्ट 3d से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रही है। तो शराफत की बातें हैं, तो कायदे में Fe+1 को तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भी देता हूं, आर्गन 3d6 4s1। अब इसमें क्या है, गाइड्स में लिखा होता है और लोगों ने रट रखा होता है कि आउटर मोस्ट 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये अंधा रट्टा है, ये ब्लाइंड चीप ब्रेनलेस रट्टाफिकेशन है। क्यों? लॉजिक तो ये कहता है कि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, जो न्यूक्लियस से सबसे कम शक्ति से अट्रैक्ट हो रहा हो, उसको निकल जाना चाहिए। तो लॉजिक तो ये कहता है कि कायदे में निकलना चाहिए 3D को, और बेहया निकल रहा है 4s, पर निकलता तो वही है, लोग रट लेते हैं उससे, ठीक है। अब सी और डी दो ऑप्शन और हैं, टटोलते हैं मन में, और क्या हो सकता है? 4s में तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, 3D में और आ सकते हैं, इसको 3d7 4s0 ऐसे देख लें, या नन कर दें, नन ऑफ दीज, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है? कमान बताइए आप, ABCD। अगला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, आयरन अगर +1 होता तो ABCD में सही ऑप्शन क्या होती, बताइए। और आयरन +1 एक बड़े अद्भुत कॉम्प्लेक्स में होता है, वो भी बता रहा हूं आपको। वो है FeH2O5NO2+। ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयरन +1 में होता है। ये भी याद होना चाहिए कि NO +1 में है और आयरन भी +1 में है। ये रटा हुआ फैक्ट है, ध्यान दें इस बात पर, ये रटा हुआ फैक्ट है, लॉजिक नहीं है इसका कोई, पर है सही बात। और जेई ने एक बार उसका डाइपोल मोमेंट पूछा है, सॉरी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और वहां पर फिर ABCD में कौन सा सही है ये पता होना चाहिए आपको। तो बताइए मुझे फटाफट कौन सा सही है। वेल, विदाउट मच एडो, ऑल्दो ए और बी के फेवर में दोनों अलग अलग पार्टियां हैं,
पर सही उत्तर ना ए है ना बी, बच्चों सही उत्तर है सी। क्या बात कर रहे हो, सी कैसे सही हो गया? जी हां, सी ही सही है। क्यों? एक्चुअली एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, आप एकदम पागल हो जाएंगे सुन के। पागल तो पहले ही है, मतलब मजा आएगा आपको सुन के। देखिए, तो जगह कर लेते हैं यहाँ पे। एक बात बता रहा हूं कि जब आयरन के ऊपर चार्ज आता है ना 0 से +1, तो जैसे जैसे प्लस चार्ज आता है, तो एक बात बताइए, प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं या कम? भाई इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो प्लस चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन हटाने से रिपल्शन कम हो गया, तो न्यूक्लियस तो वैसे का वैसे ही है, तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और कटायन छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस अपने आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर घसीट लेता है। जी हाँ, और जब न्यूक्लियस के करीब आते हैं तो भाई एनर्जी कम होती है। अब अगर ये आयरन था तो ये आयरन प्लस है, अब 3s थोड़ा सा नीचे आ गया है, 3p थोड़ा और नीचे आएगा, क्योंकि s से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है p और p से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है d। ओ रहस्य यहां है क्या? ये सच है कि न्यूट्रल एटम में, बहुत ध्यान से सुनिए, ये सच है कि न्यूट्रल एटम में 3d की एनर्जी ज्यादा थी 4s से, लेकिन ये भी सच है कि जैसे ही प्लस की छाया पड़ेगी +1 भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऑर्बिटल, 3d नीचे आ जाएगा और 4s उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, वो ऊपर रह जाएगा। अब एनर्जी ऑर्डर बदल जाएगा, 3s 3p के बाद 3d है और 4s तो कहीं ऊपर छूट गया है। अच्छा ऐसा है? जी हाँ ऐसा है। और इसी के चलते अगर 4s में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 बच भी गए हैं तो धड़ाम से गिर जाएंगे किसमें? 3d में। अगर 3d में 5 थे तो इसके 2 मिलकर 7 हो जाएंगे, 6 थे तो 1 मिलकर 7 हो जाएगा। मुद्दे की बात है 3d 7 4s 0, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन +1 की। और यदि इसका आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, तो 3d 7 की यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है और √3 × 3 + 2 फॉर्मूला होता है √n+2, तो यह आता है √15 बोर मैग्नेटॉन। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा आयरन +1 का। राइट? एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, कई सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। ये अपने आप में, क्योंकि इसमें आयरन +1 में है, NO+1 में है ये, और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स है। ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जो कम से कम 6-7 बार रिपीट हो चुका है जेई में। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है, आयरन +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यही नहीं, कॉन्सेप्ट भी, क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आयरन तक सीमित है ना? कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अगर +1 बनाएगा, डी क्या पी क्या एस क्या जो भी है, ऑर्बिटल्स पक्का कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एनर्जी लेवल पक्का बदलेंगे और अब 3d 4s के सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाएगा। यह आपको पता होना चाहिए। राइट? चलिए, इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ आइए आगाज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स? कौन नहीं है ट्रांजिशन मेटल्स? एक बहुत ही बेवकूफाना झगड़ा है। कई किताबों में इस पर एक बहुत ही यूजलेस किस्म की लंबी डिबेट होती है, एनसीईआरटी में भी है। मेरे निगाह में इसकी कोई महत्व या इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो गले पड़ ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ग्रुप 12 वाले जिंक कैडमियम मरकरी, अलग अलग सनक के कारणों से जिंक कैडमियम मरकरी जो हैं वो ग्रुप 12 में है, तो डी ब्लॉक में तो हैं, पर उनको ट्रांजिशन मेटल हम नहीं कहना चाहते। अब मेरा जवाब होता है मत कहो, भाड़ में जाओ, हमें क्या करना, फालतू बातें, है ना। बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर। मैं तो इस विवाद को भी ठीक नहीं मानता, लेकिन अगेन मेरी सुन कौन रहा है, ठीक है। What type of bond do the transition elements form with themselves? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? क्या है ट्रांजिशन मेटल्स? क्या है मतलब अच्छी चीज है, चीज वीज नहीं, मतलब मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्या है? वेल ट्रांजिशन मेटल, कम ऑन, नाम में ही लिखा है मेटल है, ठीक है। तो मेटल के एटम्स आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ऑफ कोर्स मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं, जी हाँ। तो what type of bond do transition elements form with themselves? They form metallic bond, obviously, right? Right, ठीक है। Which of the following element has the highest first ionization enthalpy?
सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? जिंक, कैडमियम, मरकरी है और इसके अलावा टंगस्टन है। देख भाई, D10 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 और टंगस्टन कुछ भी कर लो, D10 तो नहीं है। तो D10 तो इसकी तो पुअरेस्ट होगी, पुअर, घटिया ही होगी। जो नंबर है वो तो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, क्योंकि इनके फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल से तोड़ने पड़ेंगे। और डी ब्लॉक का ट्रेंड याद है आपको क्या है? क्या अगर आप ग्रुप 3 छोड़ दें तो हमेशा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, क्षमा चाहता हूं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा है साइज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का। इधर जाएंगे तो साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ऐसा आता है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो सबसे कम होनी चाहिए थी, उसमें एक्सेप्शन आ जाता है और वो कूद के यहां आ जाती है। क्यों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते साइज सेकंड और थर्ड का सेम हो जाता है। सेम साइज है पर न्यूक्लियस में 32 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं जो भीषणता से खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा देंगे। सबसे ज्यादा बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी होगी यहां पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मरकरी की, उसके बाद जिंक, उसके बाद कैडमियम की बारी आएगी। और टंगस्टन तो कहीं दौड़ में है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। Of the following transition metals, the maximum numbers of oxidation states are exhibited by chromium, manganese, iron और titanium. कौन कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? वैसे तो मुझे याद है, डायरेक्ट आप एक सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, पर फिर भी चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको सारी एक बार लिखकर याद दिला देता हूं। हैं नहीं, लिखना चाहिए। अच्छा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्या कर रहे हो? लाइनें क्यों बना रहे हो? मजा आ रहा है इसलिए बना रहे हैं, पागल हो गए हम, वैसे मान लीजिए। देखिए, शक्ति विक्रमण, फिकोनिकुजन, शक्ति विक्रमण, फिकोनिकुजन, ये आ गया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यस, जिंक में है, जिंक के ही नीचे अगर इसमें देखें कैडमियम, मरकरी वगैरह, उनकी हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं? वेल, +2 हो सकता है, +2। स्कैंडियम बहुत रेयर है +2, लेकिन +2 होता है और जैसे जैसे अक्रॉस चलते हैं +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और मजे की बात है, अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो +3 की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। व्हाट अबाउट +4? ग्रुप 4 हाईएस्ट +4 तक जाता है, ग्रुप 5 +5 तक, ग्रुप 6 +6 तक, ग्रुप 7 +7 तक। क्या नॉनसेंस है ये? अरे बहुत बढ़िया है ये, बहुत टाइम पास है। फिर 8, 9, 10, 11, 12 में एक एक घटने लगता है। अच्छा, एक मिनट, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे एक बढ़िया सा स्लोप या ट्रायंगल बन जाएगा? मैं यही कहना चाहता हूं, कहना चाह ही नहीं रहा हूं, कह रहा हूं ऐसा ही होता है, तथास्तु। यहां तक कि कैल्शियम, अगर आप डी ब्लॉक के आगे भी निकल जाएं तो कैल्शियम +2 में आ ही जाता है। स्कैंडियम जो है वो बड़ा संदिग्ध है, वो नहीं आता। एंड पे एक एंड पे स्कैंडियम है, वो +2 पसंद नहीं करता, दूसरे एंड पर जिंक है, वो +3 पसंद नहीं करता। नहीं रहते, नहीं रहना, ठीक है, बढ़िया। क्रोमियम से लेकर कॉपर तक +1 की स्टेट भी रो पीट के बन जाती है। कॉपर तो काफी ज्यादा +1 में आ जाता है, बाकी लोग ज्यादा नहीं आते, बहुत मरखप के आते हैं, पर असंभव नहीं है, आ जाते हैं। ये विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, खास आपके लिए। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैरायटी कहां है? मैंगनीज में है, ग्रुप 7 में। राइट? एब्सोल्युटली राइट। Which of the following statements is true? A. The ability of oxygen
to stabilize higher oxidation states of transition metal atoms is more than that of fluorine. फ्लोरीन का तो जवाब नहीं, सच तो ये है ना। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन मेटल एटम्स की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की एक बड़ी खास बात है, वो डबल बॉन्ड बना लेती है। डबल बॉन्ड्स के फ्लोरीन नहीं बना पाती थी, उनको तो सिंगली बनाने हैं। जैसे ऑस्मियम है, OSO4 में ऑस्मियम +8 में चला जाता है, पर OSF8 सुनने में नहीं आता। क्यों? 8-8 एटम खपा लेना सरल नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर आप बात करें, अच्छा मजे की बात है, ए और बी ऑप्शंस जो हैं ऐसे हैं कि ऑक्सीजन की एबिलिटी लेस है, मोर है, इक्वल है। सो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड्स एंड यस इट कैन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मच बेटर एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन, क्योंकि कम संख्या में ही ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर फ्लोरीन 8 चाहिए तो 4-4 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाकर काम चल जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंसेस कम रहती है, स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है। इज ए द आंसर? यस, इज द आंसर। As the oxidation number of transition metal in transition metal oxide increases, the melting point decreases. कैसे? Fayence rules. मान लीजिए आपके पास है CrO, Cr2O3 और CrO3, +2 +3 +6 क्रोमियम बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। MnO सॉलिड है, MnO2 बकायदा सॉलिड है, पर Mn2O7 इतना पिट जाता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट घटते चले जाते हैं, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। बी इज द आंसर? यस, बॉम्बे, बी इज द आंसर। When I minus is oxidized by permanganate in faintly alkaline medium, I minus is converted into, well, अगर मीडियम अल्कलाइन है, जी हाँ, तो आईओ तो कुछ होता ही नहीं, IIO ना। IO4 3 minus is also something which does not exist. अगर बेसिक मीडियम है तो I minus IO3 minus बनाता है, yes। और सच तो ये है कि अगर फेंटली अल्कलाइन है, क्लोज टू न्यूट्रल है, तो वो आयोडीन भी बना सकता है, उतना कोई पाप नहीं है। इट इज कन्वर्टेड टू I2। अगर और ज्यादा अल्कलाइन होगा तो IO3 माइनस अवश्य बनाएगा, अदरवाइज I माइनस सबसे पहले ऑक्सीडाइज होकर तो आयोडीन दे देगा। बी इज द आंसर? यस, इज द आंसर। Which is the most stable oxidation state of actinoids? अच्छी बात है, आपके पास है लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। इन जनरल लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स को आप देखेंगे तो वो बड़ी शांति से, मतलब एक तो कौन सा ग्रुप है उनका ग्रुप है थर्ड ग्रुप, तो वो +3 में रहना तो पसंद करते ही हैं। एक्टिनॉइड्स को अगर आप देखें तो वो +4 में भी चले जाते हैं, U3O8, UO2, मतलब अजीबोगरीब सिर्फ +3 के अलावा दूसरी स्टेट्स के साथ मिक्सचर भी बकायदा आपको दिख जाएंगे, किसके? एक्टिनॉइड्स के। बट एक जनरल मोस्ट कॉमन स्टेट उनकी सबकी, जिसमें वो खुश रहते हैं, जिंदगी बिताते हैं, दैट कंटिन्यूज टू बी +3। Larger number of oxidation states are exhibited by actinoids than those of lanthanoids. हाँ, ये सच है। The main reason being A, 4f orbitals are more diffused than 5f। ना, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, ऑर्बिटल्स और विशाल और डिफ्यूज्ड होती जाती हैं। ठीक है, गलत बात है ये। फिर बी बोला है लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 6d एज कंपेयर्ड टू 5f एंड 6d। 5f और 6d में अंतर कम है, 4f और 5d में अंतर ज्यादा है। ये बात तो ठीक है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी गैप कम हो जाते हैं। ये बात ठीक है, एनर्जी गैप कम होंगे तो उनका सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और अतिरिक्त ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई पड़ेंगी। भी तो बहुत अच्छी बात बोली है, ठीक है। सी में उसका उल्टा झूठ बोला है और डी में बकवास करी हुई है। इज बी द आंसर? यस, बी इज द आंसर। The number of ions formed on dissolving one molecule of ferrous ammonium sulfate is R। क्या है? इसको लोग प्यार से मोर सॉल्ट भी बोलते हैं। ये दिल मांगे मोर।
ये देगा फेरस और सल्फेट, अमोनियम और सल्फेट और 6 पानी। आयंस, पानी तो पानी है, 1 2 3 4 5 आयंस मिलेंगे अगर एक मॉलिक्यूल फेरस अमोनियम सल्फेट का खोल दिया जाए। Complexes in which a metal is attached to only one kind of donor groups is called homoleptic. सिंपल डेफिनेशन है, एक ही तरह के हो सारे लिगेंड्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये। Which of the following is our ambidentate ligand? उभयदंती ambidentate कौन है? वेल, साइनाइड, जहरीला भयंकर साइनाइड, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनेट कर देते हैं लोन पेयर। यहां भी N और O दोनों कर सकते हैं, CO में भी C और O दोनों कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी सारे के सारे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं उभयदंती एम्बिडेंटेट, जो एक से अधिक तरीकों से लोन पेयर डोनेट कर सके, वो एम्बिडेंटेट कहलाती है लिगेंड्स। ठीक है। विच इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, डबल सॉल्ट है। अमोनियम आयरन सल्फेट, ये भी डबल सॉल्ट है। कार्नलाइट भी डबल सॉल्ट है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, जिसमें फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड मिलके एक नए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की सृष्टि करते हैं। जी हां, डी है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। द IUPAC नेम ऑफ गंध इज, व्हाट इज गंध? आओ देखिए। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लिगेंड्स लिखे जाएंगे। ट्राइअमीन, 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 और ये सब में सही है। तो डबल एम नोट करें अमीन का। ब्रोमाइडो, क्लोरो नहीं, ब्रोमो, ठीक है। वैसे तो ब्रोमाइडो लिखना चाहिए था, पर चलो जी लेंगे। 2 आउट हो गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ब्रोमो के बाद क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, और फिर नाइट्रो, ठीक है। प्लैटिनम 4 क्लोराइड, सी सही है। ईमानदारी से इसको लिखना चाहिए ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन, प्लैटिनम 4। ये थोड़ा सा आजकल नोटेशन चेंज हो गया है, इसके हिसाब से होना चाहिए था। और NO2 माइनस एम्बिडेंटेट है, तो डोनर एटम N साफ साफ लिखना चाहिए था। गलत नहीं है, जो दिया है सी चल जाएगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट नेमिंग ऑफ K2PDCl4। पोटेशियम स्पेस टेट्राक्लोराइडो पैलिडेट, टेट्राक्लोरीन, टेट्राक्लोरीन चाहिए, टेट्राक्लोराइडो, ठीक है। पैलिडेट 2 बिल्कुल सही है। अगर एनायन है तो मेटल के नाम में 8 लग जाता है। डी इज द आंसर, यस, डी इज द आंसर, वेरी मच, डी इज द आंसर। Given that 1 mole of NiCl2.6H2O with excess of silver nitrate precipitates 2 moles of AgCl, what is the coordination number of nickel? निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखते हैं। हमारे पास है NiCl2.2H6H2O, ठीक है। उसको हमने सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया, और AgCl के 2 मोल होते हैं प्रेसिपिटेट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल पूछा है। अब आप ये देखो, इसका मतलब बहुत साफ साफ ये है कि दोनों क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। अच्छा, अब पानी कैसा है? इस तरह से रखा है। ओह, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बढ़िया है, अरे शानदार है, क्या बात करते हैं आप। Which amongst the following will be named as dibromido bis ethylene diamine chromium 3 bromide? Oh my God. डाइब्रोमाइडो, 2 ब्रोमीन मांगता है, और वो भी डब्बे के अंदर। बाहर ब्रोमाइड है, बाहर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड नहीं चलेगा, ब्रोमाइड, तो सी तो आउट हो गया।
क्रोमियम 3, ठीक है, होगा क्रोमियम सब में। 2 ब्रोमाइडो हैं, ये ठीक है, 2 ब्रोमाइडो हैं, फाइन। 2 इथिलीन डायमीने हैं, 2 इथिलीन डायमीन इसमें भी नहीं है, बी बचा। बस बी इज द आंसर, यस, गंदगी हटा दे, बी इज द आंसर। बी भी मैं आपको सही बता दूं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए। कैसे? CR Br2 En होल ट्वाइस Br2 अदर Br, बस ऐसे। अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा और इथिलीन डायमीन बाद में। डन? 10. Which of the following statements is correct? Gand 1 and Gand 2 both are paramagnetic complexes. और ये कैसे देखेंगे? मुझे एक चीज याद है क्या कि कोबाल्ट +3 के अधिकांश कॉम्प्लेक्सेस इवन एक्वा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होते हैं, लेकिन इसका जो फ्लोराइडो कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन है। अच्छा, हाई स्पिन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल। D6 है, ये कोबाल्ट +3 D6 है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। और अमोनिया के साथ तो पेयरिंग हो जाएगी तो डायमैग्नेटिक होगा, तो गलत बात है। ये हाई स्पिन है और ये लो स्पिन है, ए भी गलत है। ऑक्टाहेड्रल तो दोनों ही होंगे, सी भी गलत है। ये है आउटर ऑर्बिटल और ये है इनर, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या डी सही है? डी सही है। और मैंने आपको बहुत अच्छा रेयर फैक्ट बताया कोबाल्ट का, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत देखा है हमने, बदतमीजी न करी जाए। चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following is an inner orbital complex as well as diamagnetic in behavior? देखते हैं भैया, D10 के लिए ना कोई इनर होता है ना आउटर, D3 सारे इनर ही हैं, कोई आउटर नहीं होता। कोबाल्ट अमोनिया ये D6 है, इसमें इनर आउटर का भेद अवश्य है। यस, तो इस सी द आंसर, यस सी इज द आंसर। अरे कैसे बोल दिया, मैं आपको बताता हूं। कोबाल्ट +3 को देखिए, आर्गन 3D6 है, डब्बा डायग्राम टिंग टिंग टिंग, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। अमोनिया टोड़ांग, पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा? और होगा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। तो क्या ये इनर ऑर्बिटल है? हाँ। क्या इसने धक्का मार के जगह खाली करी है? हाँ। क्या सारे के सारे पेयर हो गए? बिल्कुल। क्या ये डायमैग्नेटिक है? यस। इज सी द आंसर? यस यस यस, बिल्कुल सी इज द आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, the coordination number has nothing to do with the number of groups or molecules attached to the central atom. It has everything with the number of groups or molecules attached to the central atom. ये तो अच्छी बात नहीं बोली। Coordination number is the number of coordinating sites of all the ligands connected to the central atom or the number of bonds formed by metal atom with the ligands. ठीक है, ये तो बढ़िया बोला है। Werner's coordination theory postulates only one type of valency. No, 2 types, primary and secondary valencies. गलत बात बोल दी। और D, VBT gives a quantitative interpretation. VBT gives no quantitative interpretation of thermodynamics. कुछ नहीं करती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बल्कि सुपर फ्लॉप है इसमें। Only B is the answer. जी हाँ, बॉम्बे B is the correct answer for coordination compounds. Identify the correct statements for the behavior of ethane 1,2 diamine as a ligand. It is a neutral ligand, सच है। It is a bidentate ligand, ये भी सच है। It's a chelating ligand, ये भी सच है। और ये unidentate है। Bidentate है तो unidentate कैसे हो सकती है? बेवकूफी बात है ना। 1 2 and 3, yes, A is the answer, absolutely A is the answer। और इथिलीन डायमीन है कैसी? NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसी है। और ये लोन पर देखिए, यहां पर ऐसे ऐसे लोग डोनेट करते रहते हैं, और इसके चलते जो भी मेटल M है ये रिंग बना लेती है। इसलिए जो रिंग बना दे वो किलेटिंग, जो 2 दांत लगा दे वो बाइडेंटेट, और चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल, इसीलिए A उचित आंसर है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ MnH2O6 2+ इज, ये CFSE कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको। अभी देखिए, आप अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, टिंग 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 5 हैं, और आप इसमें देखिए जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, हाँ जी, तो
ये है आपका बैरी सेंटर, 0.6 डेल्टा ओ कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ 0.4 डेल्टा ओ नीचे आ जाते हैं, Eg और T2G, Eg और T2G। अब क्या होगा इसमें, आइए देखते हैं, बहुत मजेदार है। यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 मैंगनीज +2 की है आर्गन 3d5 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d5 एंड प्लीज नोट MnH2O होल 6 2+। एक्वा लिगेंड कैसी है, एक्वा जो है वो है वीक फील्ड। तो क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, इसके चलते ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, डेल्टा ओ इज स्मॉल। तो इलेक्ट्रॉन कहां गए बाबू, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तो यहां गए और 2 ऊपर चढ़ गए। अगर लो स्पिन होती तो कहानी बदल सकती थी, पर ये हाई स्पिन है। तो हाई स्पिन में क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये बैरी सेंटर के रेफरेंस में देखी जाती है। 3 गए हैं नीचे कितने, -0.4 डेल्टा ओ में, और 2 गए हैं ऊपर 0.6 डेल्टा ओ। ओहो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है, अरे ये तो 0 है। बिल्कुल जी, D5 कॉम्प्लेक्सेस का यही हश्र होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 है मैंगनस के एक्वा कॉम्प्लेक्स में। एक दो स्टेटमेंट और हो जाए CFT के बारे में। बिल्कुल, ए नॉट करेक्ट पूछा है, क्या है, डायमैग्नेटिक मेटल आयंस पूछा है, डायमैग्नेटिक मेटल आयंस कैनॉट हैव एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेल, अगर मेटल आयंस डायमैग्नेटिक हैं, ठीक है, तो क्या उनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते नहीं? अगर ऑड है तो गारंटी है पेयर्ड नहीं हो सकता है, कम से कम एक तो अनपेयर्ड होगा। और अगर कम से कम एक अनपेयर्ड है तो आप पाएंगे कि जो डायमैग्नेटिक मेटल आयन है वो कैसा हो जाएगा, सॉरी क्षमा चाहता हूं, डायमैग्नेटिक नहीं, जो मेटल आयन है वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ये तो गलत बात है, एक मिनट, ये तो सही बात है। इट कैनॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। In octahedral crystal field, ठीक है, the d electron of a metal ion occupies the Eg set before they can occupy 2g set, T2g। नहीं नहीं नहीं, Eg और T2g ऐसे लिख रहे हैं, है ना, देखते हैं, है ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में भी पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। अगर और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं, 5 हैं, तो कुछ भी कर लो, हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, होंगे पैरामैग्नेटिक, सही बात है। और डी, इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ओ इज लेस देन पी वेयर पी इज द पेयरिंग एनर्जी। ये बात भी बिल्कुल सही है। अरे कैसे सही है, आप देख लीजिए, मैं 2 सीन्स आपको दिखाता हूं। ये है Eg और T2G और डेल्टा ओ हाई, और यहां पर है डेल्टा ओ स्मॉल। और अगर मान लीजिए अपने को 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो 1 2 3 तो चले गए हैं। अब चौथा जो है यहां बड़ा ऊपर है तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा ये, और यहां ऊपर चला जाएगा। अच्छा, तो ये ऊपर कब जाएगा, अब आप देखिए, जब यहां आ जाएगा तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती पेयर करने पड़ेंगे, तो यहां अपने को पेयरिंग एनर्जी लग जाएगी, यहां अपने को पेयरिंग एनर्जी लग जाएगी। और ये जो स्मॉल है इसमें ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स्ट्रा डेल्टा ओ लग जाएगा। तो इस केस में क्या है, दिस इज हाई स्पिन, दिस इज लो स्पिन। लो स्पिन में पेयरिंग एनर्जी कम थी और डेल्टा ओ ज्यादा था, ऊपर चढ़ना मुश्किल था तो पेयर हो गया। यहां पर पेयर करना आसान था और सॉरी पेयर करना मुश्किल था और ऊपर चढ़ जाना आसान था, तो यहां पर ऊपर चढ़ गया। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टा टेट्रा कोई भी हो, डेल्टा इज लेस देन पी, बिल्कुल ये बात सही है, इसलिए हमने ऐसा कहा। और यहां पे Eg 2Tg आप सब में देख ही सकते हैं, Eg ऊपर है, इट इज नॉट सो इजी टू गो टू Eg, और T2G नीचे है, लोअर वाला है T2G, ऊपर वाला है Eg। ये झूठ बोला है यहां, इसलिए क्या बी आंसर होगा, नॉट करेक्ट पूछा है तो जी हां बी आंसर होगा। राइट राइट।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लेके बड़े रहस्य होते हैं, हम कई सवाल करेंगे इसको ताकि एकदम पक्का हो जाए काम। देखिए इसी बात पर एक और क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ विल बी मैक्सिमम। डेल्टा ओ किस में होगी सबसे ज्यादा? अब ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है आपको पता है? डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी किस पर डिपेंड करता है? आप देखें ये डेल्टा ओ डिपेंड करता है एक तो जेड इफेक्टिव पर, मतलब चार्ज होगा ज्यादा तो डेल्टा ओ होगा ज्यादा। जैसे कोबाल्ट +2 से काफी ज्यादा होगा कोबाल्ट +3 का डेल्टा ओ। चार्ज बढ़ता जाएगा तो डेल्टा ओ बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही नहीं, अक्रॉस द पीरियड डेल्टा ओ इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप ऑल्सो डेल्टा ओ इंक्रीजेस। ये अपने को पता होना चाहिए। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, डेल्टा ओ इंक्रीजेस, ये फिक्स ट्रेंड्स हैं डेल्टा ओ। फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, इससे भी आता है डेल्टा ओ इंक्रीजेस। अच्छा, और लास्टली कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस तो डेल्टा इंक्रीजेस। और ऑक्टाहेड्रल में तो पता ही है 6 ही होंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें। तो यहां पर देखिए मेटल कैटायन तो चारों में सेम है, कोबाल्ट +3। फर्क है तो लिगेंड का पानी है, अमोनिया है, साइनाइड है और ऑक्सलेट है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आह्वान कीजिए। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, उससे कम है मॉडरेट अमोनिया, उससे कम है पानी, और लल्लू में लल्लू है ऑक्सलेट। धत्ते देखिए। तो अब क्या होगा? क्या बोला है? मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम तो सी में होगी बाबू, और 3+ नहीं 3- होगा, गलत लिख गए हैं, कोई बात नहीं, ये भी 3- होगा। यहाँ पे ऊपर वाले +2 है, नीचे वाले ऐसे हैं, राइट? तो इज सी द आंसर? यस, सी इज द आंसर, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? मैं बताता हूं आपको। इतना बुरा सा था, इतना आयोडाइड बुरा, ब्रोमाइड सा सल्फाइड था, थायोसाइनेट। इतना बुरा सा था वो कालूराम नाई। नाइयों के लिए मेरी बड़ी श्रद्धा है, फिर भी खाली ये तुक है, इसमें कोई अर्थ मत खोजें आप, है ना। एक राइम बनाई है अपन ने रटने के लिए। कालूराम है क्लोराइड और नाई है नाइट्रेट। अजीब एजाइड, अजीब फूला फ्लोराइड, हाई हाइड्रोक्साइड बैल्सा, अजीब फूला है बैल्सा। हट्टोनिसाइन, सिंधी टच थोड़ी, NCS- निसाइन। यहां हो गया मिथाइल साइनाइड, मिश्रा प्यारे आए, आए मतलब अमोनिया, इन्होंने भी पाई फ्री नी पिटाई। सुनो कोई भाई, बात समझ में आई? ये एक बहुत ही बकवास सा निमोनिक है, रटने का एक सस्ता तरीका, आप जैसे चाहें याद कर लें। मुद्दे की बात है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है, ठीक। इसमें कुछ जनरल ट्रेंड्स बता देता हूं मैं आपको। हैलाइड डोनर्स से ज्यादा तगड़े हैं ऑक्सीजन डोनर्स, इनसे तगड़े हैं क्षमा चाहता हूं, हाँ उससे तगड़े हैं, कोई क्षमा नहीं चाहता, नाइट्रोजन डोनर्स, और सबसे तगड़े हैं कार्बन डोनर्स। ये बात बड़ी देखने लायक है। यही नहीं, आप देखें चार्ज ऑन डोनर एटम अगर बढ़ता है तो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे OH- में देखिए चार्ज है -1, ऑक्सलेट में देखिए आप तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा है -½ पानी पर चार्ज कैसा है 0। तो आप देखें -1 -½ 0 इस तरीके से है चार्ज। अच्छा, तो जब चार्ज घट रहा है लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ध्यान दीजिए इस बात पे आप। हाँ ठीक है, ये NO2- है, कंफ्यूज मत जाइएगा। और NO2- में डोनर नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन को डोनर मत मान लीजिएगा।
काफी है। आइए इसी बात पे अगला क्वेश्चन करते हैं। द एनर्जीज ऑफ dxy एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स इन octahedral एंड tetrahedral ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर सच दैट। ऑक्टाहेड्रल में पता है dz स्क्वायर ऊपर चली जाती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ऑक्टा में dxy से ज्यादा हो जाती है dz स्क्वायर स्प्लिटिंग में। और टेट्राहेड्रल में ठीक इसका उल्टा होता है, dxy ज्यादा रिपल्शन फेस करती है, dz स्क्वायर उतना नहीं फेस करती, ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो ये बोथ वाले तो ऑप्शंस गलत हैं। टेट्राहेड्रल में xy ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल में कम है। बिल्कुल सही बात है। इज सी द आंसर? यस, सी इज द आंसर। अमंग स्टिंग टैंग टिंग 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कैसे हैं? बड़े अच्छे हैं। इसमें आप देखिए निकल 0 में है, इसमें +2 में, इसमें +2 में, ये लो स्पिन है और ये हाई स्पिन है। और कोबाल्ट भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तगड़ी है, तो ये भी लो स्पिन है। तो पहले 2 कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड्स हैं सी और साइनाइड। क्लोराइड लल्लू मोस्ट में से शुमार है, तो वो वीक फील्ड है, तो वो हाई स्पिन और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि D8 कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग नहीं होगी। ये डायमैग्नेटिक रहेंगे, क्यों? इनमें पेयरिंग हो जाएगी इसलिए। तो ये दोनों डायमैग्नेटिक हैं और ये पैरामैग्नेटिक है। बिल्कुल सही बात बोली है, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छे से समझा के बताओ। समझा के बताते हैं। आप एक बार देखिए निकल को, देखिए, और एक बार निकल आयन को देखिए, 2 बार देखिए बल्कि। निकल है आर्गन 3d8 4s2। अब मैं डब्बा डायग्राम बनाता हूं इसका, टिंग टिंग टिंग, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 4s2 ऐसा था। कार्बन मोनोऑक्साइड आई भयानक जहरीली, और डर के मारे इलेक्ट्रॉन यहां कूद गए। जब कूदे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं बैठ गए, इनको भी यहां धकेल दिया गया, सब ठुसा ठुस भर गए, बाहर के ये ऑर्बिटल खाली हो गए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में NiCO4 को ले लिया गया इस तरह से। ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल है, ये लो स्पिन है, ये डायमैग्नेटिक है, गौर करिए। निकल 2+ की कहानी थोड़ी सी अलग है। उसमें 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, खाली 3d8 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब जब इसमें NiCl4 2- बनाने की सोची किसी ने, तो क्लोराइड आयन आए, कहां बैठे हम, जगह नहीं मिल रही। तो इलेक्ट्रॉन भी घमंडी, तो कहा, अरे बाहर बैठ जा, बहुत जगह है। अच्छा, ये क्या हो गया? sp3। ये कैसा आ गया? sp3। ठीक है, और ये हो गया आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और वही जहरीले साइनाइड फुफकारते हुए आए, डर गए। कौन? इलेक्ट्रॉन, कहने के अंदर चलो अंदर चलो, साइनाइड आ रहा है। dsp2 लो स्पिन इनर ऑर्बिटल हो गया, और ये डायमैग्नेटिक है, ये टेट्राहेड्रल है।